हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्न हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपके आईसीएसई क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तो इससे पहले हम लोग ने पहले 4 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और इस चैप्टर का भी एक वीडियो, जो स्टार्टिंग का वीडियो था, वो भी उसमें हम लोग ने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। जो शुरुआत के कॉन्सेप्ट्स थे, बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट थे, वैलेंसीज के रिलेटेड, ओके, केमिकल फार्मूला लिखने के रिलेटेड, तो काफी इंपॉर्टेंट सा है वो भी टॉपिक। उसके बिना इस वीडियो पर आप अगर जंप करोगे तो काफी ज्यादा चीजें आपको थोड़ा सा हौच पौच हो सकती है। तो अगर आपने वो मिस किया होगा तो आप जाके देख सकते हो और शुरुआत से शुरू कर सकते हो समझना चीजों को। इन केस अगर आपके नॉलेज में कुछ गैप रह गया होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को कवर इस चैप्टर के, साथ ही साथ बीच बीच में हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे ताकि आपके दिमाग को थोड़ा ऐसा खुलने का मौका मिले और आपको समझ में आए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो देखो बच्चों, शुरू करेंगे हम लोग केमिकल इक्वेशन से अब। ओके, तो ये जो चीज है ना, हम लोग ने पिछले स्टैंडर्ड में केमिकल रिएक्शन को समझा और उस केमिकल रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखना है वो सीखा था, करेक्ट, क्लास 7th में। अब उसी वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखना है वो सीखना है बस। ओके, अब देखो, ये वर्ड इक्वेशन कहो या फिर केमिकल इक्वेशन कहो, ये है क्या मतलब एक्चुअल में? हम लोग जो रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन जो हो रही है, तो उसको लंबे चौड़े शब्दों में, लंबे चौड़े सेंटेंसेस में लिखने के बजाय सिंपली वर्ड इक्वेशन में लिखना सीख लिए पिछले स्टैंडर्ड में। और अब अभी हम लोग और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम लोग वर्ड्स में नहीं लिखेंगे, अब हम लोग सिंबल्स में लिखेंगे केमिकल रिएक्शन को। ओके, तो सिंपली इसका मतलब क्या हुआ? केमिकल इक्वेशन है भाई केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब सिंबल्स के मदद से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इसीलिए कहते हैं सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका? भाई केमिकल रिएक्शन का। जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको हम लोग सिंबल्स के फॉर्म में लिखेंगे। अब ये जो सिंबल्स होंगे किसके होंगे? ये सिंबल्स या फिर हम लोग कह सकते हैं फॉर्मूलाज होंगे। केमिकल रिएक्शन में कौन से दो चीजें इन्वॉल्व होती है, मतलब कौन से दो चीजें मेन होती है? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, राइट? तो रिएक्टेंट्स ही प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन को जब हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब हम लोग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के सिंबल्स और फॉर्मूलाज लिख के रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ताकि हमारा वर्ड इक्वेशन लिखने में जो टाइम जा रहा था ना, वो और कम टाइम जाए। ओके, फटाफट हम लोग सिर्फ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के सिंबल्स या फिर फॉर्मूला लिखेंगे और उसके मदद से केमिकल रिएक्शन को बताने की कोशिश करेंगे। चलो, अब ये जो कोशिश है हमारी, वो आपको एक छोटे से 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। ओके, सबसे पहले तो हम लोग को रिएक्टेंट्स के सिंबल्स और फॉर्मूलाज लिखेंगे हम लोग, उसके बाद प्रोडक्ट के सिंबल्स और फॉर्मूलाज लिखेंगे हम लोग। ओके, अब ध्यान देना, ये जो 2 स्टेप्स हम लोग ने की, इसमें चेक करना है कि हम लोग ने जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के सिंबल्स के, मतलब सिंबल्स लिखे हुए हैं या फिर फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, ओके, मोस्टली फॉर्मूलाज, तो वो जो फॉर्मूलाज है वो क्या स्टेबल है? वो जो स्पीशीज हम लोग लिख रहे हैं जिसका फॉर्मूला, क्या वो स्टेबल है? ओके, तो ये जो चीज है ना, एक एग्जाम्पल के मदद से हम लोग समझेंगे। फिलहाल तो बस ये रूल आप दिमाग में रखना है कि भाई स्टेबल फॉर्म लिखना है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का। बस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सिंबल्स या फिर फॉर्मूलाज लिखने को कह दिए तो कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, चलो देखेंगे हम लोग। और लास्टली, जैसे कि वर्ड इक्वेशन में लिखते थे हम लोग रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बीच में एरो, वैसे यहाँ पर भी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स ध्यान में रखते हुए ये बात कि भाई स्टेबल फॉर्म को ध्यान में रखना है और लास्ट में बीच में एरो। तो सेम फॉर्मेट है भाई, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बीच में एरो, करेक्ट, एरो पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स। अब देखते हैं हम लोग एक एग्जांपल लेके कि भाई कैसे लिखते हैं केमिकल इक्वेशन को। ओके, तो इसमें देखो क्या लिखा है, व्हेन हाइड्रोजन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को पहले ढूंढना क्या है भाई? मैंने हर बार बताया है, वर्ड इक्वेशन भी लिखते टाइम पर हमको पहले ढूंढना है रिएक्टेंट्स कौन से है और प्रोडक्ट्स कौन से है। ओके, उनको बिना ढूंढे कैसे लिखेंगे ना हम लोग वर्ड इक्वेशन, वैसे ही उनको बिना ढूंढे कैसे लिखेंगे हम लोग हमारा केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस सेंटेंस से जो एक केमिकल रिएक्शन बता रहा है,
हम लोग उससे एक वर्ड इक्वेशन लिखेंगे और फिर उस वर्ड इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट करेंगे केमिकल इक्वेशन में, स्टेप बाय स्टेप। थोड़ा आसान तरीका है ये, ओके, आपको समझने के लिए। तो वर्ड इक्वेशन लिखने के टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को ढूंढते हैं। तो चलो पढ़ के अब आप खुद बताओगे मुझे कि इसमें रिएक्टेंट्स कौन से, प्रोडक्ट्स कौन से। इतना तो हम लोग ने पढ़ लिया, ओके। चलो फटाफट बताओ, ओके ओके। तो कमेंट्स वगैरह कर सकते हो आप, आपको जब आंसर्स बताने होंगे तब। अब मैं तो नहीं रहूंगा देखने के लिए, पर आपको खुद को भी पता चलेगा कि आप कितना राइट या फिर कितना रॉन्ग आंसर्स दे रहे हो, ओके। तो कमेंट नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस आप खुद एक बार ट्राई जरूर किया करें, ओके, आंसर्स देने के लिए। क्योंकि जब तक आप खुद का दिमाग नहीं चलाओगे तब तक आपका खुद का दिमाग चलेगा ही नहीं, ओके। भले मैं कितना भी आपके दिमाग में ठूसने की कोशिश करूं, कुछ भी, ओके। चलो, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे। अब देखो यहाँ पर व्हेन हाइड्रोजन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन बोला है, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो कुछ सब्सटेंसेस में क्या हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है और कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है। तो जिन सब्सटेंसेस में इंटरैक्शन हो रहा है वो है हमारे रिएक्टेंट्स, करेक्ट। जिन सब्सटेंसेस में कुछ केमिकल चेंज हो रहा है वो हमारे रिएक्टेंट्स है। तो यहाँ पर पढ़ के समझ में आ रहा है भाई कि व्हेन हाइड्रोजन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, इसका मतलब भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, ओके। क्योंकि ये जब दोनों को बर्न करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तब मिल क्या रहा है, कुछ नया चीज मिल रहा है, वो है वाटर, ओके। तो जो चीजों में चेंजेस आ रहे हैं वो है रिएक्टेंट्स, जैसे कि हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देखो ये हो गया हमारे रिएक्टेंट्स। और जो नया चीज बन रहा है वो है हमारा प्रोडक्ट, सिंपल। तो ये हमारा प्रोडक्ट है वाटर। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, वर्ड इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख देते हैं फटाफट। चलो आप लिख के दिखाओ मुझे, ओके। तब तक मैं भी लिखता हूं, आप भी लिखो, देखते हैं मतलब हम लोग में से कौन करेक्ट लिख रहा है, ओके। आप तो करेक्ट लिखोगे ही पक्का, मुझे पता है। अगर किस में गड़बड़ कर दी तो यहाँ पर राइट वर्ड इक्वेशन में लिख ही रहा हूं, ओके। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन मैंने लिखा, पहले रिएक्टेंट्स लिखे मैंने, फिर रिएक्टेंट्स में और एक रिएक्टेंट है हमारे पास, ऑक्सीजन भी है, ओके। एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो भाई बीच में प्लस दे दिया। प्रोडक्ट लिख दिया मैंने वाटर और एरो बता दिया। तो रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, ओके, बीच में एरो। एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स फिर प्रोडक्ट्स आएंगे तो बीच में प्लस लगाना है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा वर्ड इक्वेशन। अब आगे बढ़ेंगे, अब केमिकल इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर देखो केमिकल इक्वेशन में भी 3 ही स्टेप्स है, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, एरो। बस रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखते टाइम पर उनके सिंबल्स या फिर फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, पहली बात। और जो सिंबल्स और फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के, वो स्टेबल फॉर्म होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी आप खुद ट्राई करने की कोशिश करो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है हमारे पास रिएक्टेंट्स और वाटर है हमारे पास प्रोडक्ट। तो इनके आप सिंबल्स या फिर फॉर्मूलाज लिख दो। आपको तो पता ही होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सिंबल, वाटर का फॉर्मूला, ओके, केमिकल फॉर्मूला, क्योंकि वो कंपाउंड है तो केमिकल फॉर्मूला। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखो, अब इनके सिंबल्स भी कह सकता हूं मैं या फिर इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज भी कह सकता हूं, ओके। ये बात हमें समझनी है। तो अगर आप ऐसे लिख दोगे, सपोज हाइड्रोजन भाई H होता है उसका सिंबल, ऑक्सीजन भाई O होता है इसका सिंबल, ओके। और फिर वाटर तो भाई हमें पता है H2O है, और बीच में एरो लगा दिया। और आप कहोगे सर लिख दिया मैंने केमिकल इक्वेशन। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई साहब। क्यों? क्योंकि आपने वाटर का जो फॉर्मूला लिखा वो तो भाई स्टेबल फॉर्म है वाटर का, H2O। पर देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपने उनके एटम्स लिख दिए, ओके। सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, एटम को भाई। अगर मैंने सिर्फ एक H लिखा है इसका मतलब मैं एक एटम की बात कर रहा हूं। एक ऑक्सीजन का O लिखा है सिर्फ, तो इसका मतलब मैं एक ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूं, ओके। पर हमें तो पता है कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उनके एटम्स में एग्जिस्ट नहीं करते। किस में एग्जिस्ट करते हैं फिर, किसमें बोलो बोलो, मॉलिक्यूल्स में, करेक्ट, मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो उनका स्टेबल फॉर्म जो है वो उनके मॉलिक्यूल्स है। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है 2 हाइड्रोजन एटम से बनता है तो H2 होगा, ओके, डायटोमिक होता है। और वैसे ही ऑक्सीजन का भी मॉलिक्यूल डायटोमिक होता है। डायटोमिक मतलब 2 एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल। अब ये मैंने चेंजेस कर दिए ना, H2 + O2 gives H2O। अब ये बन गया हमारा केमिकल इक्वेशन जो है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हम लोग ने करेक्ट मतलब उनके स्टेबल फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किए। अब हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया रेडी, ओके। पर अब देखो थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में। ये जो आपको दिख रहा है ना केमिकल इक्वेशन, ये हमको ये तो बता रहा है पक्का कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ओके, इनमें इंटरैक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है और वाटर बन रहा है। पर इसमें एक दिक्कत है, इसमें ना इसको हम लोग पूरी तरीके से रेडी वाला केमिकल इक्वेशन नहीं कह सकते, ओके। इसको हम लोग कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन,
ओके अब आप दिमाग को खरीदोगे, सर अब ये क्या नया लेके आए हो आप यार। ओके अभी फिलहाल तो हम लोग ने सीख लिया केमिकल इक्वेशन लिखना, अब आप कह रहे हो अनबैलेंस्ड है। ओके है अनबैलेंस्ड, ओके बस एक ही स्टेप बची है, हमें क्या करना है, अब इसको बैलेंस करना है। ओके अब आप कहोगे सर बैलेंस करना मतलब क्या होता है भाई केमिकल इक्वेशन को, चलो मैं समझाता हूं आपको। बहुत ही सिंपल सी चीज होती है, कुछ नहीं, अब जो भी मैंने केमिकल इक्वेशन लिखा, जैसे कि देखो यहां पर मैं फिर से लिख रहा हूं H2 प्लस O2, क्या मिल रहा था हमें, वाटर H2O। अब इस केमिकल इक्वेशन में हमें काउंट करने हैं नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के। ओके तो रिएक्टेंट साइड में हम हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे और प्रोडक्ट साइड में हम हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे। दोनों भी साइड में नंबर ऑफ एटम्स सेम कर देंगे तो हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड, बस इतनी सी चीज है। ओके चलो अब हम लोग रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स देख लेते हैं। तो रिएक्टेंट साइड में भाई दो एलिमेंट्स दिख रहे हैं हमें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आप मुझे बताओ हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स है और ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स है। चलो मैं रुक रहा हूं आपके लिए। ओके ठीक है, आई होप आपने थोड़ा बहुत ट्राई किया होगा। ओके तो देखो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल दिख रहा है यहाँ पर, एक मॉलिक्यूल किससे बन रहा है, ओके दो हाइड्रोजन के एटम से बन रहा है। कैसे पता चला मुझे सर, आपको कैसे पता चला, अरे नीचे देखो ना। ओके हम लोग हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में उस एटम के सिंबल के नीचे देखते हैं कितना नंबर लिखा हुआ है, जितना भी नंबर लिखा हुआ है उस एलिमेंट के सिंबल के नीचे, ओके एटम बोल दिया मैंने, सॉरी, एलिमेंट के सिंबल के नीचे उतने ही होते हैं उस एलिमेंट के एटम। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, ये जो हमारा एलिमेंट है इसके सिंबल के नीचे 2 लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स है, करेक्ट। और 2 हाइड्रोजन एटम से ही मिलकर तो एक मॉलिक्यूल बना हाइड्रोजन का, करेक्ट। तो 2 हाइड्रोजन एटम्स है यहाँ पर, चलो ठीक है मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के केस में देखो सेम टू सेम एग्जैक्टली हाइड्रोजन जैसे, नीचे 2 लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में। ओके तो मैंने समझ गया मैं कि भाई ये ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, ठीक है भाई। जैसे कि सेम टू सेम हाइड्रोजन का लॉजिक बताया था मैंने, वैसे ऑक्सीजन के लिए भी वो एप्लीकेबल होगा। बात समझ में आ गई, 2 हाइड्रोजन के एटम्स 2 ऑक्सीजन के एटम्स। अब देखते हैं यहाँ पर कितने हाइड्रोजन के और कितने ऑक्सीजन के एटम्स है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट के साइड में हम लोग देखेंगे हमारे जो एलिमेंट्स कौन से पहले, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिख दिया मैंने। अब इन एलिमेंट्स के कितने कितने एटम्स है यहाँ पर, चलो देख लेते एक बार। तो देखो हाइड्रोजन के है भाई 2, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना हम लोग ने बहुत पहले पढ़ा है। ओके मतलब क्लास 6 में भी, क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 में भी, कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें क्या बताता है। ओके यहाँ पर भी हमारे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज ने हमें क्या बताया भाई, हर एक एलिमेंट के कितने एटम्स है ये हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है। क्या बताता है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, अंग्रेजी में कहेंगे इसको तो। ओके समझने की बात है सिर्फ, हर एक एलिमेंट के कितने एटम है ये हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। अब इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी देखो, ओके कैसे पता चलेगा कितने एटम्स है, भाई मैंने बोला है ना आपको, उस एलिमेंट के सिंबल के नीचे सबस्क्रिप्ट में कितने नंबर लिखा है, जितना भी नंबर लिखा है वो उसके होते हैं नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो ये एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन है, उसका सिंबल लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा है भाई 2, सबस्क्रिप्ट में 2 है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन एटम्स है यहाँ पर। बात समझ में आ गई। वैसे ही एक ऑक्सीजन का एटम है, तो देखो 2 हाइड्रोजन एटम्स, एक ऑक्सीजन का एटम, ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या करना है देखो, अब आपको समझ में आ गया होगा, सर ने कहा है कि भाई बैलेंस करना है तो मतलब दोनों साइड में हर एक एलिमेंट्स के एटम्स सेम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। तो यहां पर हाइड्रोजन के 2 है, यहां पर हाइड्रोजन के 2 है, चलो भाई हाइड्रोजन तो निकल गया। ओके दोनों साइड में हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम के नंबर सेम है। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के यहाँ पर प्रोडक्ट्स के साइड, सॉरी रिएक्टेंट के साइड में 2 है, प्रोडक्ट के साइड में 1 ही है भाई साहब, इसको इक्वल करना पड़ेगा। अब अगर हम लोग 1 को इक्वल करना है 2 से तो क्या करेंगे भाई, अरे बच्चा था तब हम लोग सीखे थे 1 into 2, करेक्ट। तो 1 into 2 किया मैंने तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 ऑक्सीजन के एटम्स बन गए, पर मैंने यहां पर ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई किया है। ओके बात समझ में आई। तो अब ये तो मैंने यहां पर लिख दिया, केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे उसको समझना है। ओके कैसे लिखेंगे, सिंपल है, देखो हमेशा जब भी हम लोग किसी एलिमेंट के एटम को ओके मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर से, तो उसके नीचे नहीं लिखना है, यहां पर नहीं लिखना है 2, क्योंकि मैंने अब ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो नीचे नहीं लिखना है। अगर ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, चलो बताओ मुझे क्या हो जाएगा, थोड़ा सोचो, दिमाग पे जोर लगाओ। ओके अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो क्या हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखो हमारे प्रोडक्ट के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की तरफ। ओके देख लिया। ओके आई होप आपने ढूंढ लिया होगा, आपका आंसर पक्का ये होगा। आपको अगर पता चल गया होगा तो, नहीं पता चल गया तो मैं बता देता हूं क्या होगा। अरे यहाँ पर दिख रहा है कंपाउंड ही बदल गया हमारा।
ओके, ये H2O के बदले अब H2O2 बन गया। ओके, अब ये H2O2 तो अलग ही कंपाउंड होता है, उसमें जाएंगे नहीं हम लोग डेप्थ में, ये अलग कंपाउंड होता है। तो अगर हम लोग नीचे लिख देंगे उस नंबर को जिससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑक्सीजन के एटम्स को या फिर किसी भी एलिमेंट के एटम को, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ये कि भाई कंपाउंड ही बदल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। अब सिग्निफिकेंस समझ में आ गया क्यों भाई नीचे नहीं लिखना है। ओके, कई बच्चों को मतलब थोड़ा बहुत दिमाग में अटकता है ये चीज कि भाई नीचे क्यों नहीं लिखे हम लोग। ओके, सीधा सीधा सामने सामने दिख रहा था, भाई प्रॉब्लम हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। तो क्या करना है, हमें आगे लिखना है, मॉलिक्यूल के आगे। ओके, तो ऑक्सीजन की यहां पर आगे मतलब आप कहोगे सर अब हम लोग H2 और ऑक्सीजन, ओके, इसके बीच में लिख देते हैं ऑक्सीजन का 2, ऐसे यहां पर बीच में 2 लिख देते हैं। नहीं करना ऐसा। ओके, क्या होगा, अरे फिर से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में थोड़ी गड़बड़ी होगी। दिखने में कैसे दिख रहा है, ये H2 नीचे फिर एक बड़ा 2 फिर O, ये थोड़ी बात बन रही है, नहीं बन रही है। वाटर का पूरा नक्शा ही बदल गया। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली H2O, जिसमें 2 नीचे है भाई, सबस्क्रिप्ट में है, करेक्ट। तो यहां पर ये भी गड़बड़ हमें नहीं करनी है, बीच में नहीं लिखना है। किधर लिखना है हमें, आपको अगर सर बता दो अभी, चलो बता दे रहा हूं, हमें लिखना है आगे। ओके, यहां पर तुम यहां पर थोड़ा कलर चेंज करके लिखते, तो देखो यहां पर लिखना है 2। ओके, यहां पर लिखने के बाद भी क्या होता है, ये समझ में आता है कि भाई 2 इंटू ऑक्सीजन एटम, तो 2 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो ऑक्सीजन के एटम 2 हो गए। अब ना एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। अब देखो आप, देखो यहां पर ये 2 इंटू ऑक्सीजन एटम हो गया। ओके, देखो नीचे भी होता है, वो भी नंबर बताता है, आगे लिखेंगे तो वो भी बताएगा हमें कितने नंबर हो गए। अब तो 2 इंटू ऑक्सीजन एटम 2 हो गया, पर इस चक्कर में यहां पर देखो 2 इंटू 2 करेंगे हम लोग। ओके, देखो ये यहां पर मैंने जब जिस पॉइंट पर मैंने देखो यहां पर 2 ऐसे लिख दिया, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल और एक वाटर मॉलिक्यूल। बच्चों को अक्सर यही थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि भाई कैसे 2 इंटू 2 कर दिया आपने सर, और 4 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए। अब देखो मैंने क्या लिखा, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब मैंने 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग अलग लिख दिए। ठीक है, देखा अलग अलग लिख दिया मैंने। अब आप काउंट करो कितने ऑक्सीजन के एटम्स हो गए। अभी देखो ये 1 ये 2, तो 2 बराबर हो गए, तो इसलिए मैंने बोला देखो 2 इंटू ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, पर अब देखो हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो गए, देखो ये 2 करेक्ट इस वाटर मॉलिक्यूल के, ये 2 इस वाटर मॉलिक्यूल के, कितने हो गए, 4 हो गए ना। तो इसीलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूं 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके, तो आपको भी अभी हमेशा याद रखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स लिखते नहीं बैठेंगे हमेशा। हम लोग ऐसे समझ लिया अब हम लोग ने कि भाई ये जो नीचे वाला सबस्क्रिप्ट है उसको आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो हम लोग को उस एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स भी मिल जाएंगे। अगर आगे कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, यहां पर कोई नंबर नहीं मतलब ये 1 है, तो 1 इंटू 2 2 ही होता है, तो देखो 2 ऑक्सीजन एटम्स। यहां पर कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, तो 1 इंटू 2 2 ही होता है, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स। बात समझ में आ गई। तो अगर कोई नंबर नहीं है ना तो मत लिखो, 1 मत लिखते बेटो, टाइम पास क्यों करना है हमें, मतलब 1 लिख के हमारा टाइम वेस्ट क्यों करना है हमें। ओके, ऐसी हमारे पास टाइम की कमी होती रहती है, बरोबर, सबको बहुत टाइम की कमी होती है, सबको दौड़ना रहता है रेस में, सबको भागना रहता है, सबको कुछ ना कुछ करना रहता है। अब हम इंसान तो ऐसे सोचते हैं कि भाई हमारा टाइम कम से कम हो, इसीलिए तो भाई हम लोग ने केमिकल रिएक्शन जो लंबे चौड़े वो शब्दों में लिख रहे थे हम लोग, उसको वर्ड इक्वेशन में लिखने की कोशिश की, फिर भाई वर्ड इक्वेशन से हम लोग केमिकल इक्वेशन में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो ये बात समझ में आई आपको, 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन आइटम्स। तो अब सारे जगह पे हम लोग यही करेंगे। थोड़ा सा ये चीज समझ में आई। अब प्रॉब्लम हो गया, 4 हाइड्रोजन एटम्स हो गए, 2 ऑक्सीजन एटम्स करने के चक्कर में अब 4 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। अब क्या करें, अब क्या करें। यहां पर देखो अच्छा खासा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया था, 2 हाइड्रोजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम। अब 4 हाइड्रोजन एटम हो गए, तो कोई बात नहीं। आप कहोगे सर कोई बात नहीं सर, इस तरफ भी बैलेंस कर लेते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है, करेक्ट। तो ऐसे करते रहना है। ओके, अगर किसी एक एलिमेंट को बैलेंस करने के चक्कर में दूसरा एलिमेंट इम्बैलेंस हो गया तो उसको भी बैलेंस करना है। ओके, ठीक है। और फिर लास्ट में हम लोग को देखना है कि सब एलिमेंट बैलेंस हुए कि नहीं। अब देखो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम्स है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम्स है, इसको बैलेंस करते हैं। अब तो देखो यहाँ पर 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को 4 कैसे करते हैं भाई, इंटू 2 करके, बच्चों वाली बात है। तो देखो इंटू 2 किया मैंने, इज इक्वल्स टू 4 हो गया। अब इसको इंटू 2 किया मैंने, हाइड्रोजन एटम्स को इंटू 2 किया, तो मैं क्या करूंगा भाई, इधर नीचे लिखूंगा क्या, बोलो बोलो बोलो, नहीं। ओके, यहाँ आगे लिखूंगा मैं 2, करेक्ट, बरोबर। अब देखो, अब मैंने सब सारे चेंजेस कर दिए। अब देखो हाइड्रोजन के 4 एटम्स, हाइड्रोजन के 4 एटम्स। ओके ओके,
अब फिर से एक बार काउंटिंग करते हैं, बाद में देखते हैं। ओके, तो देखो हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए, देखो 2 × 2 या फिर 2 × 2 ऐसे कर लो आप, 2 × 2 4 हाइड्रोजन एटम्स, 4 हाइड्रोजन एटम्स हो गए, 2 ऑक्सीजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। ओके, 1 × 2 2 ऑक्सीजन एटम्स, यहां पर देखो 2 × 2 4 हाइड्रोजन एटम्स और 2 × ऑक्सीजन मतलब 2 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। तो अब मैं ये वाली चीजें जो है ना वो हटा देता हूं थोड़ा बहुत। ओके, ये जो हम लोग ने कैलकुलेशन वगैरह किया वो वाला। ओके, फाइनल हम लोग जो लिख रहे हैं वो मैं रखता हूँ 4। ओके, यहां पर ये 2 है, थोड़ा पास में लेके आता हूं मैं, इरेज 2, ठीक है, और वहां पर 4 थोड़ा पास में लिखता हूं। ओके, तो आपको थोड़ा आसानी होगी कंपेयर करने में। तो देखो हाइड्रोजन के अब 4 एटम्स, दोनों साइड पे हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स सेम हो गए। वैसे ही ऑक्सीजन एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स भी कितने हो गए, 2 सेम। अब ये हमारा केमिकल इक्वेशन बन गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आ गई? ओके, तो मैं अब ये देखो, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में डाल देता हूं, ये वाला, ये हमारा हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आपको आप समझ में आ गया होगा कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते। अब ये एक मैंने करके दिखाया, ऐसे ढेर सारे आपको भी करने हैं। जब जितना प्रैक्टिस आप करते रहोगे उतना आपको थोड़ा मास्टरी आती जाएगा। वैसे एक बात बता देता हूं मैं, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है। ओके, तो ऐसे नहीं होगा कि भाई फटाफट एकदम कर लिया। ओके, थोड़ा बहुत ट्रायल एंड एरर मेथड से ही करना पड़ता है, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको? ओके, तो बच्चों अब चलो केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखना है वो सीख लिया। अब केमिकल इक्वेशन को क्यों लिखना है वो हम लोग ने समझ लिया कि भाई हम लोग का टाइम बचाने के लिए। ओके, लंबे चौड़े सेंटेंसेस में केमिकल रिएक्शन नहीं लिखना है, ना ही वर्ड इक्वेशंस में लिखना है, बल्कि सिंप्लीफाई। और वर्ड इक्वेशन का और सिंप्लीफाइड वर्जन है भाई केमिकल इक्वेशन। सिंपली फटाफट सिंबल्स लिख दो, खत्म, और अपना बात मतलब बता सकते हैं हम लोग सामने वाले को कि भाई ये रिएक्शन हो रहा है। पर आप कहोगे सर ठीक है यहां तक तो ठीक था, पर बैलेंस क्यों करवाया सर हम लोग से आपने? ओके, बैलेंस करने के पीछे क्या वजह थी ये अब हम लोग समझते हैं। तो हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं, ये इसका वजह छुपा है इस प्यारे से लॉ में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, राइट? आपके चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा है। अब क्या है मतलब फटाक से एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं और कैसे इसका रिलेशन आ रहा है यहाँ पर मैं समझाता हूं आपको। ओके, क्यों इसके वजह से हम लोग बैलेंस करते हैं वो समझाता हूं मैं फटाफट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिंपली हम सबको पता है, मैटर जो है भाई बना नहीं जा सकता या फिर हम लोग उसको ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही है सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट। ओके, ना उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है सिंपली कि कोई भी फिजिकल चेंज लो या फिर कोई भी केमिकल चेंज लो, चेंज से पहले या फिर चेंज के बाद ओके जो हमारे सब्सटेंसेस होंगे उनका मास सेम रहेगा। ओके, मतलब चेंज से पहले जो हमारे सब्सटेंसेस थे उसका जितना मास था, चेंज के बाद जो सब्सटेंस होगा उसका भी मास उतना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल चलो फिजिकल चेंज अगर मैं कहूं तो उसमें एग्जाम्पल लेता हूं मैं मेल्टिंग ऑफ आइस का। तो यहां पर मैंने सपोज 10 ग्राम आइस लिया है इस ग्लास में सपोज, अब इसको मैंने मेल्ट करवा दिया। ओके, मतलब ऐसे ही रख दिया बाहर तो ये मेल्ट हो गया पूरा का पूरा। तो 10 ग्राम आइस था पहले, ओके, मेल्ट होने के बाद मैंने पानी का वजन किया, पानी का वजन भी 10 ग्राम ही होगा। ओके, यही बताता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसी के लॉजिक, इस लॉजिक के आधार पर ही जैसे फिजिकल चेंज में, वैसे मैंने कहा केमिकल चेंज में भी ऐसी कुछ कहानी होती है। ओके, केमिकल चेंज में हम लोग की चेंज से पहले जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कौन से होते हैं भाई, जिनमें चेंज होता है वो होते हैं रिएक्टेंट्स। करेक्ट, चेंज से पहले वाले सब्सटेंसेस होते हैं रिएक्टेंट्स, चेंज के बाद वाले सब्सटेंसेस होते हैं प्रोडक्ट्स। क्योंकि चेंज होने के बाद जो नए सब्सटेंसेस बनते हैं उनको हम लोग प्रोडक्ट्स कहते हैं। अब ये जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है, हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बताता है, चेंज से पहले जो सब्सटेंस होगा उसका जितना मास होगा वो उतना ही मास होगा भाई चेंज के बाद जो सब्सटेंस है उसका। तो फॉर एग्जांपल सपोज सारे रिएक्टेंट्स का मास अगर मैंने कैलकुलेट किया, मेजर किया और मुझे सपोज 10 ग्राम मिल गया सारे रिएक्टेंट्स का मास, फिर केमिकल चेंज हुआ मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट्स बन गए, तो प्रोडक्ट्स के भी मैंने सारे प्रोडक्ट्स जो है, एक मिला तो एक, दो मिला तो दो, सारे प्रोडक्ट्स का मैंने मास किया, वो भी मुझे 10 ग्राम ही मिलेगा। ओके, जितना रिएक्टेंट्स का मास था उतना ही प्रोडक्ट्स का मास मिलेगा मुझे। ओके, ये बताता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, केमिकल रिएक्शन में ओके अगर हम लोग देख रहे हैं रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बदल रहे हैं, तो बस रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बदल रहे हैं, नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं, पर जितना मास रिएक्टेंट्स का है उतना ही मास होगा प्रोडक्ट्स का। एकदम बैलेंस्ड, मस्त एकदम। अब इसके वजह से हम लोग बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को। अब आपको सर कुछ समझ में नहीं आई चीज, थोड़ा और
थोड़ा और एलैबोरेट कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। ओके, बस मासेस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के सेम होते हैं, इसीलिए हम लोग उनको बैलेंस करते हैं। इसको थोड़ा और समझाता हूं मैं कैसे। चलो मैं वही एग्जांपल लेता हूं, वही केमिकल रिएक्शन लेता हूं, ओके, जो हम लोग ने समझने के लिए लिया था, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है उसको। ओके, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं उसको समझने के लिए, जैसे कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ओके, ये हमारे रिएक्टेंट्स कंबाइन होके वाटर बना रहे थे। ओके, अब आप देखोगे ध्यान से तो हमें पता है कि ये जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है ये किन से बने हुए हैं। ओके, ये जो रिएक्टेंट्स है हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, या फिर हमारा प्रोडक्ट है वाटर का मॉलिक्यूल, ये बना हुआ है एटम से। तो इनका जो वजन रहेगा वो किसके वजन से बनेगा? उनके एटम्स के वजन से ही बनेगा, राइट। और एटम को भी कुछ वजन होता है भाई। ओके, तो ये जो एटम के वजन के बारे में जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हम लोग डिटेल में अच्छे से अगले क्लास में पढ़ेंगे, पहले ही चैप्टर में। ओके, पर यहाँ पर हम लोग थोड़ा बेसिक चीज समझेंगे कि भाई क्यों हम लोग बैलेंस करते हैं। तो उसमें एटम से बने हुए हैं, तो रिएक्टेंट्स का मास है उस रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट्स है जिन एटम से बने हुए उनके एटम्स का मास हम लोग मिक्स मतलब ऐड कर देंगे तो मिलेगा हमको रिएक्टेंट का मास। ओके, सपोज मैं अगर इन दो रिएक्टेंट्स का मास ले रहा हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का मास ले रहा हूँ मैं, एक मॉलिक्यूल्स है, तो मैं क्या करूंगा, उनके एटम्स का मास लूंगा मैं। ओके, हाइड्रोजन के एटम्स का मास मैंने लिया। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के भाई एटम का मास है x, ऑक्सीजन के है भाई एटम का मास है y। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को कितना, अब हम लोग एक इक्वेशन के फॉर्म में देखेंगे तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, एक हाइड्रोजन एटम का मास है x, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन के एटम है, तो उनका मास हो गया 2 × x, राइट। चॉकलेट वाला प्रॉब्लम, एक चॉकलेट 5 रुपए का, दो चॉकलेट 10 रुपए के, 2 × 5, करेक्ट। वैसे तो एक ऑक्सीजन एटम का मास है y, दो का हो गया 2y, करेक्ट। तो ये दो हाइड्रोजन एटम का मास है, ये दो ऑक्सीजन एटम का मास है, इसका मतलब ये इसका मास है, ये मतलब इसका मतलब ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का मास है, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास है, करेक्ट। अब इनके मॉलिक्यूल्स के मासेस मैंने कर दिए ऐड। इन शॉर्ट मैंने क्या किया, इनके एटम्स के मासेस लिए, उन्हीं को ऐड कर दिया है, ठीक है। ये दो हाइड्रोजन एटम्स के मास है, ये दो ऑक्सीजन एटम का मास है, उनको ऐड कर दिया, मुझे मिल गया टोटल रिएक्टेंट्स का मास, ठीक है। ये हो गया रिएक्टेंट का मास। चलो अब प्रोडक्ट का मास का थोड़ा दिखते हैं। तो हाइड्रोजन के दो एटम्स है, एक एटम का मास x, दो का 2x। ऑक्सीजन के एक ही एटम है, तो एक एटम का मास तो y है सिर्फ। ओके, अब इन एटम्स के मासेस को मैं कंबाइन करूंगा, ऐड करूंगा, तो मुझे मिल गया भाई प्रोडक्ट्स का मास। अब आप देखो, खुद देखो, ये क्या है भाई, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब केमिकल इक्वेशन है मतलब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के गैसेस कंबाइन हो रहे हैं, वाटर बन रहा है। पर यहां पर क्या रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास से सेम है? ओके, इससे भी थोड़ा आपको दिक्कत हो रहा होगा, तो हम लोग चलो और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर सपोज मैं x की वैल्यू 1 ग्राम लूं, y की वैल्यू 2 ग्राम लूं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के एटम का मास 1 ग्राम है, ऐसे समझ लो आप। ऑक्सीजन का एटम का मास है 2 ग्राम्स, ठीक है। तो अब मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो x है 1 ग्राम, y है 2 ग्राम, तो x को अगर मैंने 1 ग्राम कर दिया तो 2 × 1 ग्राम 2 ग्राम्स होता है। ओके, ये 2 × y क्या है 2 ग्राम्स, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 × 2 ग्राम्स 4 ग्राम्स, 2 ग्राम्स प्लस 4 ग्राम्स 6 ग्राम्स रिएक्टेंट का मास हो गया ये, ठीक है भाई। वैसे ही प्रोडक्ट का कैलकुलेट कर देते फटाफट, तो 2 × 1 ग्राम 2 ग्राम, ठीक है। x मतलब 1 ग्राम है ना, तो 2 × 1 ग्राम 2 ग्राम, फिर y 2 ग्राम है तो 2 ग्राम, तो कितना हो गया 2 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम्स हो गया। तो ये हो गया भाई प्रोडक्ट का मास। देखो अब समझ में आ रहा है आपको थोड़ा ठीक से। देखो प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट का मास हो रहा है क्या सेम? नहीं हो रहा है। तो लॉ क्या कहता है हमारा? लॉ मतलब एक ऑब्जर्वेशन है, ओके। तो ये ऑब्जर्वेशन हम लोग जब ऑब्जर्व करते हैं केमिकल चेंज को, तो क्या हमें दिखता है कि भाई रिएक्टेंट का मास जितना होगा, ओके, उतना ही होगा प्रोडक्ट का मास। ये हम लोग का ऑब्जर्वेशन है। पर अगर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग लिख दे ऐसी, तो इस अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास से सेम टू सेम नहीं आ रहा है, इसीलिए हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को नहीं लिखते, ओके, क्योंकि ये लॉ के खिलाफ जा रहा है, क्योंकि जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है उसके खिलाफ जा रहा है। समझ में आ गई बात? तो हम लोग उसको बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस करने के बाद क्या होता है? बैलेंस करने के बाद मासेस सेम हो जाते हैं। देखो बताता हूं मैं, ओके। बैलेंस करने के बाद कुछ ऐसा था, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आए थे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल आए थे, ओके। हम लोग ने बैलेंस किया है, याद करो। हम लोग थोड़े से पीछे जाके आप देख सकते हो, यही आपको मिलेगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, मिल गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, 2 वाटर का मॉलिक्यूल, ओके।
2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, 2 वाटर का मॉलिक्यूल, यही बैलेंस्ड। अब इसका मैं अगर कैलकुलेट करूं मास, यही सेम टर्म्स में, ओके, तो देखो ऑक्सीजन का तो सेम टू सेम ही रहेगा, O2 है वैसे का वैसा, तो 2I, ठीक है, 4 ग्राम्स, ठीक है। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी होगी, इसमें थोड़ा सा बदल हो जाएगा, ओके, तो इसको मैं हटा देता हूं, ओके। यहाँ पर हम लोग सब कुछ हटा देते, ठीक है, या फिर ऐसे करते हैं सभी कुछ हटा देते, फिर से कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, ओके। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए, एक का मास x, 4 का मास 4x, 2 ऑक्सीजन का एटम, एक का मास y, 2 ऑक्सीजन के एटम का मास 2y, ठीक है। x का वैल्यू कितना है 1 ग्राम, तो 4 ग्राम हो गया, y का है 2 ग्राम, तो 4 ग्राम हो गया, 8 ग्राम हो गया टोटल मास रिएक्टेंट्स का। फटाफट कर लिया मैंने कैलकुलेट, आपको चाहे तो आप थोड़ा धीरे धीरे भी आहिस्ते आहिस्ते भी कर सकते हो। फिर यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम्स है, तो एक का मास x, 4 का मास 4x, 2 ऑक्सीजन के एटम्स है, करेक्ट, तो 2 ऑक्सीजन के एटम्स मतलब एक का मास y, 2 का 2y, ठीक है। 4 इंटू 1 ग्राम, राइट, यहां पर लिख देता हूं, x मतलब 1 ग्राम है, तो 4 इंटू 1 ग्राम 4 ग्राम, y 2 ग्राम है, तो 2 इंटू 2 ग्राम 4 ग्राम, 4 ग्राम 4 ग्राम 8 ग्राम। देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के मास हो गए सेम टू सेम, ओके, किसमें, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। क्लियर हो गई बात। इसीलिए हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि कोई भी केमिकल चेंज होगा तो उसमें जितना मास होगा रिएक्टेंट्स का उतना ही होगा प्रोडक्ट्स का, ओके। तो इस चीज को बरकरार रखने के लिए हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि बैलेंस करने के बाद ही हमें जितना मास रिएक्टेंट्स का होता है उतना ही प्रोडक्ट का मिलता है, ओके। अनबैलेंस्ड रखेंगे तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो समझ में आ गई बात, सिंपल सा सारांश क्या था, बैलेंस क्यों करते हैं हम लोग, ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि भाई रिएक्टेंट्स का जितना मास होता है केमिकल चेंज में, ओके, कोई भी केमिकल चेंज होगा तो जितना रिएक्टेंट्स का मास होता है, ओके, केमिकल चेंज होने के बाद जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका भी मास उतना ही होता है, ओके। और ये चीज सेटिस्फाई की जाती है बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसीलिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इस चीज को सेटिस्फाई नहीं करती, ओके, इसलिए हम लोग अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को नहीं रखते, उसको हम लोग बैलेंस कर देते हैं, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करती है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब थोड़ा ध्यान देते हैं कि हमें भाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है भाई, कि कौन से रिएक्टेंट्स है और कौन से प्रोडक्ट्स हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के हमको पता चल जाएगा, राइट। Which substances are taking part in the reaction, मतलब कौन है reactants, and which new substances are formed, कौन है products, सिंपल। फिर दूसरी चीज, हम लोग के रिएक्टेंट जो भी है कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट के एटम्स या फिर कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है वो भी हमको समझ में आता है। देखो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग ने देखा यहाँ पर इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के हमको समझ में आ रहा है कि भाई हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, ओके। अगर मैं सिर्फ एक H2 लिखूंगा तो एक मॉलिक्यूल, ओके। अगर मैं यहाँ पर 2 ऊपर लिख रहा हूं आगे तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, ओके। इसका मतलब क्या होगा, देखो एक H2 एक H2, 2 H2 मतलब एक H2 एक H2, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। बात समझ में आ गई, जैसे मैंने वाटर के बारे में बताया था वैसे ही। तो इसको देख के हमको समझ में आता है कि भाई 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये रिएक्ट कर रहे हैं और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स कितने हैं पर्टिकुलर रिएक्टेंट के जो रिएक्ट कर रहे हैं और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बन रहे हैं, ये हमको समझ में आता है भाई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। यही लिखा है यहाँ पर, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स रिएक्टिंग विथ ईच अदर, ओके, टू फॉर्म पर्टिकुलर नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसी को मैंने थोड़ा आसान भाषा में समझा दिया अभी आपको। अब तीसरी चीज वो है मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स कैन बी कैलकुलेटेड, ओके। अब ये जो चीज है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मासेस हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज आप पढ़ोगे अगले क्लास में, ओके, क्लास 9th में, जब हम लोग एटॉमिक मास को समझेंगे। अब एक बार एटॉमिक मास समझ में आ गया ना तो बात खत्म। तो हम लोग फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि भाई कितना मास हम लोग ने रिएक्टेंट्स का लिया था और कितना मास हम लोग को प्रोडक्ट्स मिल गया, ठीक है, या फिर कितना XYZ ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट को पाने के लिए इतने इतने ग्राम्स ऑफ रिएक्टेंट्स लेने पड़ेंगे। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। चलो अब हम लोग ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस देख लेते। तो क्वेश्चंस में हम लोग ने अभी तक जो चीज समझी सीखी उसी को थोड़ा अप्लाई करने को
आपको मैं बताऊंगा अब। ओके, तो क्या क्वेश्चन है भाई, देखो, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फ्रॉम गिवन बिलो वर्ड इक्वेशंस। ओके, तो वर्ड इक्वेशन दिए हुए हैं, हमको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने हैं। ओके, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, तो सिर्फ केमिकल इक्वेशन नहीं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन बिलो वर्ड इक्वेशंस। तो अब कैसे लिखना है, सिंपली हमको पहले लिखना है रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, एरो, राइट। तो बन गया अपना अनबैलेंस्ड, और फिर उसको बैलेंस करना है। तो आप पॉज करो, खुद ट्राई करो। ओके, फिर बाद में लिखने के बाद पूरा आपका आंसर होने के बाद फिर से रिज्यूम बैक करो, क्योंकि राइट आंसर आपको मैं बताऊंगा ही पक्का। ओके, चलो, तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखने से पहले अनबैलेंस वाला लिख लेते हैं। अनबैलेंस में क्या करना है, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, एरो। तो रिएक्टेंट का मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का Mg लिख लिया मैंने। ओके, ये इसका स्टेबल फॉर्म है। ओके, और ऑक्सीजन का है O2 स्टेबल फॉर्म, थोड़ी देर पहले देखा था हम लोगों ने। ठीक है, तो मैंने दोनों का भी स्टेबल फॉर्म्स लिख लिए रिएक्टेंट्स के। ओके, दोनों रिएक्टेंट्स के, एक से ज्यादा इसलिए बीच में प्लस लगा दिया। अब मैं प्रोडक्ट लिखूंगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसके लिए मैंने बोला था आपको कि पहला वीडियो पक्का देख के आना, क्योंकि उसमें ही हम लोग ने समझा है कि भाई केमिकल फॉर्मूलाज लिखते कैसे हैं, ओके, कोई भी कंपाउंड्स के बाय यूजिंग क्रिस क्रॉस मेथड। तो देखो, सारा कुछ चीज, सारा नॉलेज हम लोग का इस्तेमाल होते रहेगा केमिस्ट्री में। ऐसे हम लोग आगे आगे बढ़ते रहेंगे, जो भी पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा, जो भी चीज पढ़ी होंगी, वो सारा यूज होते जाएगा। तो अभी इसी चैप्टर में पढ़ा था हम लोग ने, राइट, प्रीवियस वीडियो में। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, क्रिस क्रॉस मेथड को यूज करो। मैग्नीशियम का रेडिकल, ऑक्साइड का रेडिकल लिख लो। रेडिकल पे ही रिलाई करना, एटम एलिमेंट्स के वैलेंसीज पे रिलाई मत करना। रेडिकल हम लोग को ढेर सारे पता होते हैं, तो ढेर सारे कंपाउंड्स के नाम हमको, मतलब ढेर सारे कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ओके, एलिमेंट्स तो हम लोग को सिर्फ 20 के ही वैलेंसीज पता है, तो उसमें जाना मत ज्यादा। ओके, प्लस कुछ रेडिकल्स ऐसे होते हैं जो एक एटम से नहीं बल्कि 3-4 एटम से बने हुए होते हैं, इसीलिए रेडिकल्स को प्रेफर करना है। ओके, समझ में आ गई बात। तो मैग्नीशियम का रेडिकल है Mg2 प्लस, ऑक्साइड का रेडिकल है O2 माइनस, प्लस माइनस को मार दो गोली। ओके, फॉर्मूला लिखते टाइम पर, और फिर क्रिस क्रॉस कर दो। तो क्रिस क्रॉस करने के टाइम पर इसको यहाँ पर भेजो, इसको यहाँ पर भेजो। अब भेजने के बाद देखो ध्यान से, ओके, या फिर भेजने से पहले देखो, भेजने के बाद देखो, जैसे भी चाहिए जैसे देख लो। ओके, देखो नंबर सेम सेम है क्या, नंबर सेम सेम है तो वहीं पर 1-1 कर दो। ओके, क्रिस क्रॉस करने की जरूरत भी नहीं। ओके, चलो इसको छोड़ ही दो, क्रिस क्रॉस करने की जरूरत भी नहीं। नंबर को ऊपर देख लो, सेम सेम है तो वहीं पर 1-1 कर दो। अब 1 को क्रिस क्रॉस करने में कोई पॉइंट नहीं होता, क्योंकि हम लोग वैसे भी 1 को लिखते नहीं है। तो नीचे भले मैं अगर यहाँ पर ओके 1 को लिख दूं तो Mg1 O1 हो जाएगा, पर हम लोग 1 को लिखते नहीं, इसलिए MgO सिंपली, करेक्ट। तो MgO, ठीक है, यहाँ पर नीचे 1-1 आएगा ना, तो देखो ऐसे लिखेगा कुछ Mg1 O1, पर हम लोग लिखते नहीं 1-1, तो इसलिए MgO, डायरेक्टली MgO लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर मैंने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के ओके सिंबल्स या फिर फॉर्मूलाज को, अब इसका सिंबल है, इसको फॉर्मूला कहेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ओके, तो सिंबल या फिर फॉर्मूला को लिख लिए है, ध्यान में रखते हुए कि भाई उनके स्टेबल फॉर्म्स के ही लिखने हैं। तो स्टेबल फॉर्म्स के लिखे हुए मैंने भी, ठीक है। 2 चीजें खत्म हो गई, तीसरी चीज एरो लगा दो बस भाई, एरो लगा दिया मैंने टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, करेक्ट हो गया अपना ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, बीच में प्लस वगैरह दे देना, वो तो सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट्स अगर एक से ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट्स अगर एक से ज्यादा होंगे तो। अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखने के बाद इसको करेंगे बैलेंस। बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दोनों साइड पर हम लोग पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम्स है ये पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीशियम का 1 एटम है। ओके, तो देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं मैग्नीशियम 1 एटम। ऑक्सीजन के कितने हैं भाई, 2 है, ठीक है, 2 दिख रहे हैं नीचे इसीलिए। फिर यहाँ पर मैग्नीशियम का कितना है भाई, 1 है। ऑक्सीजन का कितना है भाई, 1 है। अब देखो दिख रहा होगा आपको, मैग्नीशियम का 1 बैलेंस्ड, पर ऑक्सीजन यहाँ पर गड़बड़ कर दी। ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 है और यहाँ पर तो 1 ही है, तो 1 को 2 कर दो, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब आगे 2 लिखेंगे हम लोग, करेक्ट, करेक्ट यहाँ पर अब देखो फिर से क्या चक्कर हुआ, आगे 2 लिखने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन तो 2 हो गए, पर यहाँ पर 2 मैग्नीशियम हो गए। तो यहाँ पर देखो क्या हो गए, 2 मैग्नीशियम। तो 1 को मैं हटा के 1 को मार दी गोली, यहाँ पर अब हो गए 2 मैग्नीशियम। तो अब भला ऑक्सीजन तो यहाँ पर 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 बैलेंस्ड, पर मैग्नीशियम यहाँ पर 2 हो गया, मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है रिएक्टेंट्स में। अब रिएक्टेंट को बैलेंस करना पड़ेगा, तो मैं इंटू 2 कर दूं तो हो जाएगा ना मैग्नीशियम 2 यहाँ पर। अगर इसको मैं इंटू 2 कर रहा हूं, इसका मतलब मैं यहाँ पर मुझे 2 लिखना पड़ेगा, करेक्ट। ये सारी चीजें हम लोग ने सीख ली थी, राइट, बात बन गई। अब देखो, अब चेक करो, मैग्नीशियम 2, ओके। अब हाँ, अब यहां से नहीं देखना है, अब यहां से फिर से एक बार क्रॉस चेक करना है। मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, करेक्ट। तो देखो मैग्नीशियम 2, ठीक है, मैग्नीशियम कितने हैं भाई, 2 है। ओके, मैं
इसको भी इरेज कर देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ ठीक से, मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2, मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2, ठीक है। यहां पर देखो मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2, करेक्ट, तो मैग्नीशियम 2 और ऑक्सीजन 2, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम 2 2 ऑक्सीजन 2 2, बैलेंस हो गया हमारा इक्वेशन, ओके। इस तरह से करना है। तो फिलहाल तो आप सिंपल सिंपल वाले ही केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना शुरू करो, उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत, मतलब उसके बाद आपको एक बार थोड़ा बहुत ऐसा आइडिया लग गया कि हाँ अब मुझे थोड़ा सा होल्ड आने लग गया है, तो आप और थोड़े डिफिकल्ट वाले भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हो, ओके। फिर आयरन और क्लोरीन दूसरा वाला है, ओके, तो मैं आयरन लिख दिया यहाँ पर, ओके, और क्लोरीन लिख दूंगा। तो क्लोरीन का मैं Cl नहीं लिखूंगा, सिर्फ Cl2 लिखूंगा, ओके। तो ये याद रखना है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारी गैसेस में एग्जिस्ट करते हैं और ये सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, ठीक है। बात समझ में आ गई? देखो लिख देता हूं मैं, O2, H2, N2, Cl2, Br2, I2, F2, ये सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, इतना याद रख लेना, ओके। जो मेटल्स होंगे मोस्टली हम लोग उनको मोनोएटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सबको मोनोएटॉमिक में, ओके। मेटल्स डायटोमिक में हम लोग नहीं लिखते अक्सर, ठीक है। चलो, तो आयरन को भी मोनोएटॉमिक में लिख दिया मैंने, आयरन, क्लोरीन, बीच में प्लस लगा दिया, आयरन 3 क्लोराइड लिखा हुआ है। अब इसका कैसे निकालेंगे हम लोग, ओके। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, आयरन 3 लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं किया मैंने, फेरिक क्लोराइड लिख के और कंफ्यूज नहीं किया। आयरन 3 मतलब कटायनिक होगा, क्योंकि बेसिक रेडिकल्स में ही आते हैं हमारे मेटल्स के रेडिकल्स, तो मेटल्स के रेडिकल बेसिक मतलब पॉजिटिवली चार्ज, ओके। तो आयरन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है सिंपली, तो 3+ वाला रेडिकल है ये, ठीक है। फिर क्लोराइड, देखो क्लोराइड होता है Cl1-, ठीक है, प्लस माइनस को मार दो गोली, ओके। तो यहाँ पर मैं 1 लिख दूंगा, ओके, 1- था इसीलिए, ठीक है। तो प्लस माइनस को मार दी गोली मैंने, अब कर दो क्रिस क्रॉस, तो यहाँ पर लेके आया मैं। क्रिस क्रॉस करने से पहले देखो नंबर सेम है नहीं है, तो कर दो क्रिस क्रॉस, ओके। तो Fe के पास आ गया 1, Cl के पास आ गया 3, तो Fe के पास आ गया 1, Cl के पास आ गया 3, Fe1 तो नहीं लिखेंगे हम लोग, तो डायरेक्ट FeCl3 लिखेंगे, करेक्ट। तो यहां पर मैंने लिख दिया FeCl3, ठीक है, क्लियर, लगा दिया एरो। तो रिएक्टेंट्स लिखे मैंने, प्रोडक्ट्स लिखे, उनके स्टेबल फॉर्म्स में, 2 चीजें खत्म, एरो लगा, तीसरी चीज खत्म, अनबैलेंस्ड इक्वेशन आ गया हमारा। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को करते हैं बैलेंस सिंपली। अब देखना है, थोड़ा ध्यान देना है, आयरन यहां पर है 1, क्लोरीन है यहां पर 2, दिख रहा है। वैसे ही यहां पर आयरन 1 ही है, क्लोरीन यहां पर 3 है, ओके। अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा हमें, तो यहां पर क्लोरीन 3 है, यहां पर क्लोरीन 2 है, कुछ ऐसे नंबर पर हमको लेके आना पड़ेगा क्लोरीन को, ओके, ताकि हम लोग दोनों साइड पर उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ के क्लोरीन को अगर हम लोग को 3 करना है तो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 2 है, आगे हम लोग एक तो 1 लगा सकते हैं, तो 1 × 2 2 हो जाएगा, एक तो 2 लगा सकते हैं, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, करेक्ट। पर अगर मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया सपोज तो 4 क्लोरीन हो जाएंगे, पर यहाँ पर 4 कैसे करेंगे ना हम लोग, इसको भी 1 है, इसमें अगर आगे हम लोग 1 लगाएंगे तो 1 × 3 3 हो जाएगा, पर 2 लगाएंगे तो 2 × 3 6 हो जाएगा, ओके। तो 4 तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर 6 आ रहा है डायरेक्ट, यहाँ पर आ रहा है क्या 6, देखो हम लोग यहाँ पर अगर 3 लगा देंगे तो 3 × 6 हो जाएगा। हाँ, बात समझ में आ गई कैसे आपको बैलेंस करना है, ऐसे करना है बैलेंस, जिसमें हम लोग को देखना है दोनों साइड में हम लोग कौन से अप्रोप्रिएट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड में हमारे पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम हो जाएगा बैलेंस, ओके। तो ये अक्सर थोड़ी प्रैक्टिस से आता जाएगा, ओके, क्लियर होगी बात। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, 3 × 2 6 क्लोरीन हो जाएंगे, 2 × 3 6 क्लोरीन हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको मैं इरेज कर दिया, देखो 3 × 2 6 क्लोरीन, 2 × 3 6 क्लोरीन, ओके। क्लोरीन तो हो गया बैलेंस, तो इसको मैंने 3 × 2 कर दिया, तो 2 × 3 ऐसे लिख दे रहा हूं मैं 6, और यहां पर 2 × 3 क्लोरीन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 क्लोरीन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, हो गया 6, तो 6 क्लोरीन बैलेंस्ड, ठीक है। अब देखो उसके चक्कर में गड़बड़ क्या हो गई है, यहाँ पर आयरन 2 हो गए हैं, यहाँ पर आयरन को कुछ नहीं हुआ, पर यहाँ पर आयरन 2 हो गए, तो ये 2 हो गए, डायरेक्ट मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 2 अगर हो गए हैं तो यहाँ पर भी आयरन को 2 करना पड़ेगा, तो 2 करना पड़ेगा मतलब × 2 करो, करेक्ट, × 2 करो मतलब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करो,
करेक्ट। तो हो गया अभी 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग चेक करेंगे कि भाई हमारे सारे यहाँ पर मैच हो रहे कि नहीं। तो मैंने इरेज कर दिया सबसे पहले फटाफट एकदम। ओके, चेक करने के टाइम पर खाली फोकट में गड़बड़ नहीं करेंगे हम लोग, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसीलिए। ओके, तो यहाँ पर आयरन 2 है, राइट, आयरन के 2 एटम्स, क्लोरीन के 6 एटम्स। ठीक है, यहाँ पर आयरन के 2 एटम्स, क्लोरीन के 2 3 6, 6 एटम्स, आयरन के 2 2 3 6 क्लोरीन एटम्स। ठीक है, देखो आप बैलेंस हो रहा है, आयरन के 2 2, क्लोरीन के 6 6, हो गए बैलेंस्ड। ठीक है, अब ये जो चीज है ना, ये बार बार नीचे लिखना है, ये आप अवॉइड भी कर सकते हो। आहिस्ते आहिस्ते आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो गया ना, तो अब क्या करना है हमें, जब प्रैक्टिस होने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, ये सब लिखना बंद कर देना है, दिमाग में ही करना है चीजों को। ठीक है, होते जाएगा। अभी फिलहाल आप स्टार्ट करोगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी, बाद में आहिस्ते आहिस्ते आप ये लिखोगे भी नहीं, डायरेक्ट दिमाग में कैलकुलेट करोगे। यहाँ पर ये चेक करने के लिए तो लिखना मत, थोड़े दिन के बाद। ओके, क्या करना, डायरेक्टली यहाँ से चेक करना, 2 आयरन के एटम्स, ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, 2 आयरन के एटम्स, ठीक है। फिर क्लोरीन के एटम 6 है यहाँ पर, ठीक है भाई। ओके, यहाँ पर कोई क्लोरीन नहीं है ना, तो यहाँ पर क्लोरीन के एटम 6, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं भाई, क्लोरीन के एटम 6, 2 आयरन के एटम, 6 क्लोरीन के एटम, होगा बैलेंस, करेक्ट, डन। क्लियर हो गई बात। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं। आई होप आपको जो भी हम लोग ने पढ़ा वो समझ में आया होगा, आपको मजा भी आया होगा। पर मुझे ये चीज बिल्कुल बताना आप कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा, और आप कुछ अगर रिकमेंडेशन देना चाहते हो, कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो पक्का बताइएगा। मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा उनको इंप्लीमेंट करने की। और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्नर मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के बचे हुए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।